हादसा दूसरों के साथ हो तो बस खबर है, अपने साथ हो तो दुर्घटना। घर कब आओगे? देखिए सुपर क्राइम टाइम, अपना ख्याल रखना। देवी पर दंगल जारी है। बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने आज खुद को देवी का दर्जा दे डाला और यह कहा कि अगर देवी का अपमान होगा तो भक्त नाराज होंगे। यही हुआ है उनके खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी के बाद। इधर मायावती खुद को देवी कह रही थी, उधर देवी के भक्त लखनऊ में खुलकर अपशब्द बोलने वालों का नाम लेकर गालियां दे रहे थे। जो गुस्सा गुजरात में दलितों की पिटाई से उठा था, अब वो मायावती के अपमान पर सिमटता नजर आ रहा है। जाहिर है उत्तर प्रदेश जीतने का सपना देख रही बीजेपी इससे बौखला रही है। देखिए हमारी विशेष रिपोर्ट, कैसे एक देवी के मुद्दे पर कई देवियों ने बयान दे डाले हैं। देवी पर दंगल। ऐसे निकम्मी सरकार को रिहा करके इस लोकतंत्र की बहाली की जाए। उसको जेल भिजवाना है, उसको फांसी दिलवाना है। ये घोषित करती हूँ कि जो भी मेरे को उसकी जीवा लाके देगा उसको 50 लाख का इनाम जन्नत जहाँ खुद देगी। दयाशंकर का मुझे लगता है खराबी है। दयाशंकर खुद औलाद है। लोगों को मालूम है आपके कोई देवी देवताओं के बारे में कोई अब सब बोले आपको कितना बुरा लगेगा। खास तौर से दलित वर्ग के लोग तो अपनी बीएसपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को तो अपनी बहन के साथ साथ वो देवी के रूप में मानते हो। उस व्यक्ति के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराते हैं तो मैं समझती हूँ कि वो मेरा दिल जीत सकते थे, लेकिन ये केवल खाना पूर्ति है। दलितों की देवी को सुनिए। बीएसपी की लखनऊ में भीड़ और उस भीड़ की ओर से बीजेपी पर होती गालियों की बौछार पर सफाई दे रही हैं। कह रही हैं अगर आपकी आस्था की प्रतीक देवी का अपमान होता तो भक्तों को गुस्सा आएगा ही। मुद्दा था दलितों की गुजरात में पिटाई का, लेकिन अब मुद्दा बन चुका है दलितों की देवी के अपमान का। विलेन है बीजेपी के उपाध्यक्ष रहे दयाशंकर, जो मायावती को अपशब्द कहने के बाद 6 साल के लिए पार्टी से निकाल दिए जाने के बाद गिरफ्तारी से बचते हुए बेहद सफाई से अंडरग्राउंड हो चुके हैं और देवी जी के इशारे पर देश में घमासान छिड़ चुका है। लखनऊ हो या दिल्ली, चंडीगढ़ हो या भोपाल। दलितों की देवी के अपमान के खिलाफ बीएसपी समर्थकों ने तो हल्ला बोला ही, दूसरे दलों की देवियों ने भी मायावती के समर्थन में हुंकार भरी। कोलकाता में अपने हजारों समर्थकों के बीच रैली कर रही पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने दलितों के उत्पीड़न की कसौटी पर मोदी सरकार को कस दिया। गुजराटे जे दलितদের উপর অত্যাচার হয়েছে আমরা কন্ডেম করছি এবং পরিষ্কারভাবে বলি, এই সার্ভে যদি কেউ করার চেষ্টা করে बारी बारी आगुन लगाবার চেষ্টা করেন। ममता ही नहीं, सियासत की एक और देवी खुलकर मायावती के समर्थन में उतर आईं। तमिलनाडु की मुख्यमंत्री जयललिता ने एक बयान जारी किया। मायावती के खिलाफ अपशब्द बोलने वाले दयाशंकर के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। ऐसे बयानों से बीजेपी की छवि को नुकसान पहुंच रहा है। सार्वजनिक जीवन में महिलाओं को गाली देना आम बात हो गई है। मैं खुद भी अपने राजनीतिक जीवन में इस तरह की घटनाओं का शिकार बनी हूँ। सड़क से लेकर संसद तक मायावती के खिलाफ बोले गए अपशब्दों की निंदा होती रही। सरकार के जिम्मेदार लोग जब गैर जिम्मेदार टिप्पणी करते हैं और उनके विरुद्ध कोई कार्रवाई ना हो तो इससे बड़ी कोई बुरी बात नहीं हो सकती आज इस देश के अंदर। मेरा इतना ही मानना है, जो सार्वजनिक डिस्कोर्स होता है, डिबेट होता है, संवाद होता है, वो इतना नीचे स्तर में नहीं जाना चाहिए। हम भी क्षुब्ध हैं कि एक महिला के साथ में इस तरह के अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल बीजेपी के लोगों ने किया है और मैं मांग करता हूं कि सिर्फ उसको पार्टी से सस्पेंड नहीं करना चाहिए, बल्कि उत्तर प्रदेश की सरकार को उस पर हरिजन एक्ट के अंतर्गत
मुकदमा चलाना चाहिए। आज की राजनीतिक संस्कृति में वैचारिक मतभेद गैंगवार में तब्दील हो रहे हैं और ये बहुत ही खतरनाक बात है। चौतरफा समर्थन मिलने से मायावती खुश तो जरूर हैं, लेकिन दलितों के मुद्दे पर बीजेपी पर हमले कम करने के मूड में नहीं है। बीजेपी ने उस संबंधित व्यक्ति को पद से हटाया, पार्टी से निकाला, ये उनका अच्छा कदम था, मैं उसकी सराहना करती हूँ। लेकिन अच्छा होता कि भारतीय जनता पार्टी उसको पद से हटाने के साथ साथ, पार्टी से निकालने के साथ साथ उसके खिलाफ खुद एफआईआर दर्ज कराती। अभी आप मायावती को सुन रहे थे और देश की सियासत में इस वक्त सबसे ज्यादा सुर्खियां, इसमें कोई शक नहीं, मायावती बटोर रही हैं और बीजेपी ने बैठे बिठाए बीएसपी को ऐसे मुद्दे थमा दिए हैं जिनकी गूंज उत्तर प्रदेश चुनाव के अंत तक सुनाई देती रहेगी। बीजेपी के राज में गुजरात में दलितों के अत्याचार का मामला हो या फिर मायावती के खिलाफ बीजेपी नेता की बदजुबानी, दोनों ही मुद्दों ने सूबे में बह रही सियासी हवा का रुख फिलहाल बीएसएफ की ओर कर दिया है और बीजेपी के खेमे में हलचल मची हुई है। यूपी चुनाव से पहले मायावती के समर्थन में बढ़ता हुजूम बीजेपी को पच नहीं रहा। उसे लग रहा है कि दलितों का गुस्सा शायद यूपी जीतने के उसके सपने पर पानी फेर देगा। एफआईआर दर्ज हो गई है, एफआईआर के बाद में जो कार्रवाई होगी उसको कोई रोकेगा नहीं। अब इस पे बोलना, और अब तो राजनीति है, अब तो मायावती को ये लग रहा है कि जैसे मान लो ऐसा दयाशंकर सिंह ने बोल दिया तो मायावती की लॉटरी खुल गई है क्या? भाजपा 2017 में बहुत बड़े अंतर से बीजेपी की ओर बढ़ रही है और हम उत्तर प्रदेश में 17 में सरकार बनाएंगे और जो भी भ्रष्टाचार करने वाले हैं, चाहे वह आदरणीय श्री अखिलेश जी होंगे, चाहे बहन मायावती जी होंगी, इनके भ्रष्टाचारों की जांच भी कराएंगे। एक तरफ जहां यूपी में अपनी देवी के अपमान पर बीएसपी समर्थक एकजुट हो गए हैं, वहीं गुजरात में दलितों के अत्याचार के मुद्दे पर सीएम आनंदीबेन पटेल अलग थलग पड़ गई हैं। वो लगातार लोगों से शांति बनाए रखने की अपील कर रही हैं, लेकिन सियासी दल इस मामले को सियासी रंग देकर फायदा लेने में जुटे हैं। तो देवी पर दंगल जारी है। मायावती ने बीजेपी के पूर्व नेता की गिरफ्तारी के लिए 36 घंटे का अल्टीमेटम दिया है और तब तक के लिए अपने कार्यकर्ताओं से कहा है शांत रहें, जंग अभी बाकी है। अगर पिछले 3 दिन से मायावती सुर्खियां बटोर रही हैं तो आज का दिन राहुल बाबा की शुरुआत का था। कांग्रेस उपाध्यक्ष गुजरात गए, गोरक्षकों के हाथों बेरहमी से पीटे गए लोगों के जख्म देखे, उनके हाथ पकड़कर उनके साथ बैठे। कल आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल की बारी है। फिलहाल गुजरात से लेकर उत्तर प्रदेश तक, सड़क से लेकर संसद तक दलित का शोर ही सुनाई दे रहा है। जिनके पास पैसा नहीं है उनको दबाया जाता है। और ये किसकी लड़ाई है? ये दो विचारधाराओं की लड़ाई है। हम इस विचारधारा को गुजरात में नहीं, पूरे हिंदुस्तान में हरा के दिखाएंगे। राहुल गांधी जी, आपको पता है कि नेहरू जी और अंबेडकर के विचारों में कभी कोई समानता नहीं थी। कुछ दिनों पहले छुट्टी से वापस लौटे राहुल गांधी गुरुवार को गुजरात में थे। ऊना के उन दलितों के साथ जिन्हें 11 जुलाई को इसलिए बेरहमी से पीटा गया क्योंकि वो मरी हुई गाय की खाल उतार रहे थे। भारी भरकम भीड़ और कांग्रेसी कार्यकर्ताओं के नारों के बीच राहुल गांधी उनके घर पहुंचे। पीड़ितों का दर्द सुना, उनका हाथ थामकर ये भरोसा देने की कोशिश की कि कांग्रेस उनके साथ खड़ी है। राहुल अस्पताल में भर्ती पीड़ितों से भी मिले। कांग्रेस की तरफ से इन्हें 5 लाख रुपए और इंसाफ दिलाने का वादा मिला। राहुल भाई गांधी हमारे पास आए थे तो हमारा जख्म दिल में चोट लगा हुआ था। उसने हमारा खबर पूछा है कि आप कैसे हैं, आप कैसा हाल है, इस तरह हमारी बात की थी। तो उसने कहा है कि आपको न्याय मिल जाएगा, आप हम तुम्हारे साथ हैं, तुमको हम मदद करेंगे। हमारे पर अगर कोई अत्याचार हुआ हम जाते हैं पुलिस स्टेशन में, सिर्फ लिख लेते हैं, कुछ और नहीं करते, एक्शन नहीं लेते उनके सामने। जो आरोपी है वो तो खुलेआम निकल कर घूमता है और हमारे कायदे कहाँ गए? सब मैं यही कहना चाहता हूँ, कायदे कहाँ गए? यूपी से लेके गुजरात तक दलित मुद्दे पर बुरी तरह से फंस चुकी बीजेपी सफाई देती, सियासत के आरोप लगाती और बचाव की मुद्रा में ही नजर आ रही है। कांग्रेस सिर्फ गुजरात में ही आक्रामक होने की कोशिश नहीं कर रही,
बल्कि वो मायावती को यूपी बीजेपी उपाध्यक्ष की बदजुबानी के मुद्दे को भी जोर शोर से उठा रही है। यूपी में बीएसपी ने तो कई जगह धरने प्रदर्शन किए ही, कांग्रेस भी मौके को भुनाने में जुटी रही। सड़क से संसद तक वो इस मुद्दे पर माया के कंधे से कंधा मिलाकर बीजेपी को घेर रही है। जो दलित वर्ग के लोग हैं उनके स्वाभिमान को जबरदस्त ठेस पहुंची है। और अच्छी बात ये रही कि कल पूरे सदन ने, सभी दलों के नेताओं ने, सत्ता और विपक्ष सब ने उसको कंडेम किया। न सिर्फ पहले की सरकार ने क्या किया था या आंकड़े देके, मेरे ख्याल से इसको एक डिफेंस की तरह इस्तेमाल किया जाए, बात सही नहीं। क्योंकि ये स्थिति अगर नियंत्रण में नहीं लाई गई तो मेरे ख्याल से स्थिति बहुत ही गंभीर हो सकती है। यूपी में मायावती को बोले गए अपशब्द बीजेपी को कितना नुकसान और बीएसपी को कितना फायदा पहुंचाएंगे, इसकी चर्चा जारी है। लेकिन चर्चा ये भी है कि क्या कांग्रेस खुद को दलितों की हितैषी के तौर पर फिर से स्थापित कर पाएगी? क्या हैदराबाद के दलित छात्र रोहित वेमुला, राजस्थान की गैंगरेप पीड़ित दलित छात्रा और गुजरात के दलितों के साथ खड़े होकर राहुल वो छवि बना पाएंगे जिसकी कांग्रेस को सख्त जरूरत है? क्या खतरा इस बात का नहीं है कि राहुल के ये दौरे सिर्फ सियासी पर्यटन साबित होकर न रह जाएं? इंडिया 9 बजे में बात उस परिवार की जो कभी माफी नहीं मांगता। बात हो रही थी राहुल गांधी के आरएसएस के बारे में दिए गए बयान की, और ये बात कि गांधी परिवार माफी नहीं मांगता कहने वाले कांग्रेस के बड़े नेता हैं कांग्रेस महासचिव दिग्विजय सिंह। अब इस बयान में दम है या गर्व का भाव, ये आप खुद तय कीजिए। गांधी जी को मारा इन्होंने, आरएसएस के लोगों ने गांधी जी को गोली मारी, और आज उनके लोग गांधी जी की बात करते हैं। कांग्रेस महासचिव दिग्विजय सिंह ने कहा है कि आरएसएस को लेकर दिए बयान पर राहुल गांधी माफी नहीं मांगेंगे। राहुल गांधी के स्टैंड के समर्थन में दिग्विजय सिंह ने ये भी दावा किया कि गांधी परिवार कभी भी माफी नहीं मांगता। उन्होंने जो भी कुछ कहा है सोच समझ के कहा है, और जब सोच समझ के कहा है तो माफी किस बात की? वो इस बात को ट्रायल कोर्ट में उपस्थित होंगे, अपनी बात कहेंगे, माफी मांगेंगे। गांधी परिवार ने कभी माफी मांगी है? एटीवी के जगदीश चंद्र शो में मोदी सरकार पर हमला करते हुए दिग्विजय सिंह ने कहा कि मौजूदा केंद्र सरकार ने न सिर्फ राज्यों को बल्कि केंद्र के मंत्रालयों को भी सीमित कर दिया है। नरेंद्र मोदी जी ने भाजपा में बाकी सब लोगों को इतना बौना बना दिया है, और राज्यों का जो नेतृत्व था वो प्राय समाप्त कर चुके हैं। तो नेचुरली अब वहाँ राजनाथ सिंह गृह मंत्री जरूर हैं, लेकिन गृह मंत्री के सारे अधिकार जो हैं वो पीएमओ के अंदर हो गए हैं। यहाँ तक कि कैबिनेट कमेटी और अपॉइंटमेंट्स में भी उनकी कोई राय मशवरा ली नहीं जाती, जो निर्णय हो जाता है उनको सूचित कर दिया जाता है। अब आइए चलते हैं पंजाब, जहां अब एक नई फिल्म फ्लाइंग जट को लेकर बखेड़ा मच गया है। एसजीपीसी का कहना है कि इसमें सिखों के धर्म प्रतीक झंडे का इस्तेमाल हीरो के कपड़ों पर किया गया है, जिससे धार्मिक भावनाएं आहत हुई हैं। ऐसे में अगर ये फिल्म सीन हटाए बिना रिलीज की गई तो उस पर बड़ा झगड़ा हो सकता है। चिड़ियों से मैं बाज तोड़ाऊं, गिदड़ों को मैं शेर बनाऊं, 1.25 लाख से एक लड़ाऊं, तबे गोविंद सिंह नाम कहाऊं। फिल्म फ्लाइंग जट में हीरो की पगड़ी में खंडा दिखते ही शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने त्योरियां चढ़ा ली। सिखों की सबसे बड़ी संस्था ने जारी किया फरमान, धमकी दे दी अगर ये सीन फिल्म से नहीं हटा तो पूरे पंजाब में गदर मचा देंगे। अगर ये शॉट नहीं काटा तो पूरे सूबे में सिनेमा नहीं चलने देंगे। हमें उसके ऊपर सख्त एतराज है और हमने सब कमेटी बनाई है, वो देखेगी भी फिल्म को जाके। अगर वो रिमूव कर देगा तो यूनिवर्सिटी जो श्रोमणी कमेटी जो है वो उसे अलाउ कर सकती है।
अकेले उसे बचा सकता है। तो जनाब, अगर आपकी फिल्म को सेंसर बोर्ड ने पास भी कर दिया हो, तब भी धार्मिक संस्थाओं के ऐसे सेंसर बोर्ड आपको खुलेआम धमका सकते हैं। फिल्म में जिस खंडे को लेकर बवाल खड़ा हुआ है, वो है क्या? दरअसल खंडा सिखों का धार्मिक, सांस्कृतिक और ऐतिहासिक चिन्ह है। ये देगो तेगो फतेह के सिद्धांत का प्रतीक है। इसमें 4 शस्त्र का एक खंडा, 2 कृपाण और 1 चक्र होते हैं। खंडा की एक विशेष पहचान ये भी है कि वो धार्मिक सिद्धांतों के साथ साथ शक्ति और सैन्य ताकत का भी प्रतीक है। पंजाब में चुनावी मौसम में फिल्मों पर सियारी चटखारे जैसे उड़ रहे हैं। उड़ता पंजाब पर बवाल थमा और अब नजरों में चढ़ गई फ्लाइंग जट। टाइगर श्रॉफ की इस फिल्म के खिलाफ अकाली दल और एसजीपीसी ने सुर में सुर मिलाए, तो आम आदमी पार्टी ने कहा कि धर्म के नाम पर यूं फिल्म को न घेरो। अभी भी उन्होंने ये एडमिट नहीं किया को इसको रिमूव करेंगे, पर कोई बात नहीं, हम जरूर चाहेंगे, हर एक को अपना राइट है बात करने का। अगर बैठते हैं तो उनको समझाएंगे हमारी क्या ऑब्जेक्शन है, और हम उम्मीद करते हैं कि हमारी इस ऑब्जेक्शन के चलते इसको रीशूट करें। तो हर चीज़ के ऊपर ऑब्जेक्शन करना, छोटी छोटी बात को लेकर के इशू बनाना, इट डजंट रियली गो वेल विद द पब्लिक। स्क्रिप्ट से लेकर फिल्म तक हर लेवल पे हमने अप्रूवल्स लिए हैं, एंड वी हैव सीन टू इट दैट नो सेंटिमेंट गेट्स हर्ट, no dialogue or anything of the film gives, and in fact it's the most pro Sikh community film ever. पंजाब में फिल्मों पर सियासत कोई नई बात नहीं है। इसी कड़ी में अब फिल्म फ्लाइंग जट का नाम भी जुड़ गया है। लेकिन लाख टके का सवाल ये कि क्या अब सेंसर बोर्ड के बाद धर्म के ठेकेदारों से भी हर फिल्म का सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा? लुधियाना से रविंद्र अरोड़ा और चंडीगढ़ से मोहित मल्होत्रा के साथ एंटरटेनमेंट ब्यूरो IBN 7। 1.25 लाख से एक लड़ाऊं, तबे गोविंद सिंह नाम कहाऊं। इंडिया 9 बजे में अब एक ऐसी खबर जो एक राज्य सरकार की सोच पर संगीन सवाल खड़े कर देती है। क्या भूत प्रेत किसी इंसान को खुदकुशी के लिए प्रेरित कर सकते हैं? कोई माने ना माने, लेकिन मध्य प्रदेश की पुलिस तो यही मानती है। विधानसभा में सरकार ने 3 लोगों की मौत के लिए भूत प्रेत को उसकी वजह बताया है। देखिए हमारे संवाददाता मनोज शर्मा की सीहोर जिले से विशेष रिपोर्ट। मध्य प्रदेश विधानसभा में कांग्रेस विधायक शैलेंद्र पटेल के सवाल पर शिवराज सरकार का जवाब चौंकाने वाला है। सरकारी रिकॉर्ड के मुताबिक सीहोर जिले के अहमदपुर गांव में रहने वाले 19 साल के गिरिजेश गुर्जर ने 24 नवंबर 2014 को अपने घर में फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली थी। गिरिजेश ने अपने जन्मदिन पर ही आत्महत्या की थी और 6 महीने पहले ही उसकी शादी हुई थी। खुदकुशी करने के पीछे भूत को वजह बताया गया। सरकार की माने तो भूत के साये की बात परिवार ने बताई। मुझे मेरे सामने ये घटना गुजरी है तो मुझे ये चीज मानना पड़ी। कई जगह मैंने पूछने के बाद में भी मतलब कहीं देवी देवता हनुमान जी के स्थान पे भी मैंने मालूम किया तो ये बताया कि मतलब ये प्रेत बाधा के कारण हुआ है। चाचा जी की बहू खत्म हुई थी और वो देखे कहा कि भूत जैसी चोड़ानंद जैसी, हमने माना नहीं, कहा हाँ वैसे क्रिया कुछ नहीं है। फिर वो हमारे साथ बीत गई जब हम पड़ गई मालूम। भूत के कारण आत्महत्या करने का एक और मामला सीहोर के बरखेड़ा हासन गांव का है। राम बाबू प्रजापति की पत्नी कविता ने 6 जुलाई 2014 को मिट्टी का तेल डालकर खुदकुशी कर ली थी। पति की माने तो वो मानसिक रूप से बीमार थी और कई सालों से उस पर प्रेत का साया था। उनका खराब था इसलिए उनने आत्महत्या उनने की है। जी क्या बात है जी, यहीं से काम कर रहे थे, काम करते करते भीतर गए और हम तो काम बाहर ही कर रहे थे। भीतर जाने के पता चला कि धुआं ही गिर रही है। IBN 7 इन लोगों की कहानी आपको इसलिए बता रहा है कि आप समझ सकें कि 21वीं सदी में भी भारत के गांव की ये तस्वीर है। लेकिन अगर पुलिस और सरकार भी भूत प्रेत की कहानी को मानने लगे तो फिर क्या किया जा सकता है? मंत्री जी का और सरकार का ये बेहुदा जवाब है किसानों से संबंधित। मेरा यह कहना है कि सरकार खुद भूतों से बच के रहें। अगर वो किसानों को भूत लगवाने की बात करती तो सरकार को खुद को भी बच के रहना पड़ेगा। मुझे लगता है सदन में इसके ऊपर काफी चर्चा हो गई है, अब उसमें कुछ कहने की आवश्यकता नहीं। भोपाल से महज 60 किलोमीटर दूर अहमदपुर के इस थाने में 2 केस दर्ज हुए खुदकुशी के। दोनों में पुलिस ने परिवार के बयान के मुताबिक ये माना कि भूत की वजह से खुदकुशी की गई है। लेकिन बड़ा सवाल ये उठता है कि आखिर पुलिस ने भूत के खिलाफ खुदकुशी के लिए उकसाने का मामला दर्ज क्यों नहीं किया। मनोज शर्मा,
सीहोर IBN 7। इंडिया 9 बजे में आज इतना ही, लेकिन ब्रेक के बाद भी रहिए IBN 7 के साथ। आपको मिलाएंगे कश्मीर के जल जांबाजों से।